स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का आलोचना करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसके लिए संसार बुलबुलमय है? शिवराम, शिव शर्मा, शिव शंभू, शिवराय। यहाँ शिव शंभू को बुलबुलें बहुत पसंद है और एक दिन वह एक सपना देखता है कि पूरा संसार बुलबुलामय हो गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शिव शंभू। क्वेश्चन नंबर 2, क्रोध का मुरब्बा कौन है? बैर, भय, निराशा, अमर्ष्य। तो यह क्वेश्चन क्रोध से लिया गया है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बैर। क्वेश्चन नंबर 3, कर्मभूमि उपन्यास के अनुसार रेणुका कौन है? सुखदा की सास, अमरकांत की माँ, नैना की माँ, अमरकांत की सास। तो यह क्वेश्चन कर्मभूमि उपन्यास से लिया गया है और इसके अनुसार रेणुका अमरकांत की सास है तथा सुखदा की माँ थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अमरकांत की सास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पाप केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का नाम है। चित्रलेखा उपन्यास के अनुसार यह किसका कथन है? श्वेतांक, रत्नांबर, विशालदेव, बीजगुप्त। तो यह क्वेश्चन चित्रलेखा से लिया गया है और यहाँ पर श्वेतांक और विशालदेव दो शिष्य हैं और रत्नांबर गुरु हैं। श्वेतांक और विशालदेव जब विभिन्न परिस्थितियों में रहने के बाद गुरु रत्नांबर के पास आए, तब गुरु रत्नांबर ने कहा कि संसार में पाप कुछ नहीं है, वह केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का दूसरा नाम है। तो इसीलिए ये जो सेंटेंस है गुरु रत्नांबर ने कहा था कि पाप पुण्य ऐसा कुछ भी नहीं है संसार में, बस देखने का नजरिया अलग अलग है। तो इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रत्नांबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पूस की रात कहानी के अनुसार जबरा एक डैश है। कुत्ता, बिल्ली, मानव, हाथी। पूस की रात कहानी से ही लिया गया है और वहाँ पर जो हल्कू था, उस हल्कू ने एक कुत्ता पाल के रखा था जो कि बहुत ही आदर्शवादी कुत्ता था, उसका हमेशा साथ देता था। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कुत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कौन गर्मियों से परेशान था? दीनानाथ, नित्यानंद, चंदर, राम सिंह। यह क्वेश्चन गर्मियों का दिन से लिया गया है और यहाँ चंदर गर्मी से परेशान था क्योंकि गर्मी का दिन था और वैद्य जी ने चंदर से अपना साइन बोर्ड लिखवा रहा था। लिखावट अच्छी होने के कारण चंदर फंस गया था और वह साइन बोर्ड लिख रहा था, इसलिए चंदर गर्मी से परेशान था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चंदर। क्वेश्चन नंबर 7, चंद्रगुप्त नाटक के अंत में चंद्रगुप्त के साथ किसका विवाह हुआ? अलका, मालविका, माधविका और कार्नेरिया। यह क्वेश्चन चंद्रगुप्त नाटक के चतुर्थ अंक से लिया गया है और चंद्रगुप्त का विवाह सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया से संपन्न होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कार्नेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आषाढ़ का एक दिन नाटक के अनुसार मल्लिका कालिदास से प्रेम करती थी पर अंत में वह किससे विवाह कर लेती है? बिलोम, कालिदास, मातृगुप्त, दंतुल। इसमें कालिदास उज्जैन छोड़ के चले जाते हैं और वो प्रिय मंजरी से विवाह कर लेते हैं और लास्ट में मल्लिका बिरहा से बिलोम से विवाह कर लेती है और एक पुत्री को भी जन्म देती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बिलोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सी महादेवी वर्मा का कृति है? प्रायश्चित, रजिया, गौरा, घर। प्रायश्चित जो कहानी है वो भगवती चरण वर्मा का है और रजिया जो है वो रामवृक्ष बेनीपुरी का है और गौरा जो महादेवी वर्मा का है। तो इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गौरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया की माँ क्या बेचती थी? चूड़ी बेचती थी, चाय बनाती थी, भीख मांगती थी, इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है वो चूड़ी बेचती थी। रजिया की माँ भी चूड़ी बेचती थी और उसके बाद रजिया भी चूड़ी बेचने का ही काम करती थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चूड़ी बेचती थी। नेक्स्ट,
कबीर के अनुसार माया तीर्थ स्थानों पर अपना चमत्कार दिखाने के लिए किस रूप में है? भक्त, देवता, पानी, धूलि। कबीर के अनुसार जो तीर्थ स्थान में माया बनकर बैठी हुई है वो है पानी के रूप में, और हर जगह अलग अलग रूप में माया बैठी हुई है। जैसे शिव के घर भवानी, केशव के घर कमला, और जोगी के घर जोगिन, पंडा के घर मूर्ति। तो इस तरह से माया हर एक घर में, हर एक जगह में कोई ना कोई रूप में वो लोगों को ललचाने के लिए बैठी रहती है। तो इसीलिए ये इसका सही उत्तर है, तीर्थ स्थान में वो पानी बनकर बैठी हुई है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, पानी। क्वेश्चन नंबर 12, सूरदास के भ्रमर गीत के अनुसार कृपण के बिना क्या बेकार है? यमुना, पक्षियों का कलरव, कमल, इनमें से सब। यहाँ पर इनमें से कोई नहीं आ गया है, इसको नहीं को काट के सब लिख देते हैं, सब। तो इसका सही उत्तर है इनमें से सब। नेक्स्ट, केवट श्री राम से क्या निवेदन करता है? धन दौलत देने का, सुख देने का, श्री राम के साथ जाने का, श्री राम के पांव धोने का। तो ये क्वेश्चन तुलसीदास जी का लिखा हुआ केवट प्रसंग से लिया गया है। इसमें जो केवट है वो सबसे पहले श्री राम जी से निवेदन करता है कि मैं पहले आपका चरण पखारूं, चरण धोऊं, उसके बाद जाके ही आपको मैं अपने नाव में बैठाकर गंगा तट पार कराऊंगा। तो इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, श्री राम के पांव धोने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यशोधरा किसकी रचना है? ऑप्शन, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर है यशोधरा जो कविता है उसके राइटर जो हैं मैथिली शरण गुप्त हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट, दिनकर के कुरुक्षेत्र काव्य में कृष्ण की भूमिका में कौन है? अर्जुन, भीष्म, युधिष्ठिर, दुर्योधन। तो दिनकर के कुरुक्षेत्र काव्य में कृष्ण की भूमिका में भीष्म है जो कि तीर की सैया पर लेटे हुए हैं, और युधिष्ठिर युद्धोपरांत ग्लानि कर रहे हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भीष्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुगनू कविता के अनुसार नभ में तूफान उठने से क्या होता है? अंधेरा हो जाता है, पेड़ नीचे लेट जाता है, सारे दीप बुझ जाते हैं, जुगनू को डर लगता है। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सारे दीप बुझ जाते हैं। नेक्स्ट, भारतवर्ष कविता के अनुसार सारे विश्व को हमने किसका संदेश दिया? शांति, धन, धर्म, दया। तो इसका सही उत्तर है शांति। भारतवर्ष कविता के अनुसार सारे भारतीयों ने पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शांति। क्वेश्चन नंबर 18, झांसी की रानी कविता के अनुसार नाना साहब कौन है? लक्ष्मीबाई का स्वामी, झांसी के राजा, झांसी का शत्रु, लक्ष्मीबाई का भाई। यह क्वेश्चन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लिया गया है, और ये लक्ष्मीबाई के मुंह बोले भाई थे नाना साहेब। तो इसीलिए इसका सही उत्तर है लक्ष्मीबाई का भाई। नेक्स्ट, संध्या सुंदरी किसके समान है? आलस्य की लता, कोमलता की लता, पुष्पित लता, खामोशी। तो इसका सही उत्तर है आलस्य की लता। संध्या सुंदरी आलस्य की लता के समान है, किंतु कोमलता की कली सी भी लगती है। वह अपनी खामोशी रूपी सखी के कंधे पर मुंह डालकर छाया की तरह आकाश मार्ग से चली आ रही है। नेक्स्ट, कहाँ हरी पत्ती वाली दूब मिल जाती है? तालाब के पास, सूखी नाली के पास, कुआं के पास, नदी के पास। तो इसका सही उत्तर है सूखी नाली के पास एक कांच का टुकड़ा पड़ा हुआ रहता है, उस कांच के टुकड़े के नीचे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन में कांच का टुकड़ा नहीं दिया गया है, इसीलिए सूखी नाली के पास जब लेखक लांघते हैं तो उन्हें एक दूब दिखाई देता है। तो इसका सही उत्तर है सूखी नाली के पास। नेक्स्ट, इनमें से अंत्यस व्यंजन कौन है?
यो वो रो लो, तालव्य सो मूर्धन सो दंतु सो हो, को खो गो घो, ओ ई उ री। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए यो। इसमें यो होगा, ये चो हो गया है, यो यो रो लो व, ये है अंतस्थ व्यंजन। और तालव्य सो मूर्धन सो दंतु सो हो को कहा जाता है ऊष्म व्यंजन। और ये को खो गो, ये सारे को कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। इसमें वो नहीं होगा, इसमें घो है हमारा, घो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यो रो लो व, ये है हमारे अंतस्थ व्यंजन। नेक्स्ट, उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के दो भेद हैं, वो कौन कौन से हैं? तो वायु प्रक्षेप यानी कि वायु के साथ जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो मुख से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया है, अल्पप्राण और महाप्राण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अल्पप्राण महाप्राण। नेक्स्ट, कौन सा शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? कुपात्र, कुपुत्र, कुदेश, कुमार। तो ये कुपात्र में कु उपसर्ग है, कु प्लस पात्र। कुपुत्र में कु प्लस पुत्र। कुदेश में कु प्लस देश। और कुमार, कुमार यानी कि अपने बेटे को कहा जाता है कुमार या फिर राजकुमार। तो ये कुमार हमारा पूरा पूरी शब्द है, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कुमार। नेक्स्ट, खटास में कौन सा प्रत्यय है? आस, सो, अम, ओ। तो खट्टा में आस प्रत्यय लगाने से खटास बनता है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आस। नेक्स्ट, महेश का संधि विच्छेद कीजिए। महा प्लस इस, महा प्लस इस, लेकिन बड़ी है यहाँ पर। नेक्स्ट, मही प्लस इस, डी मही प्लस इस। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, महा प्लस इस, बड़ी ई तालव्य सो इस। ये है हमारा गुण संधि और इसमें आ प्लस बड़ी ई इक्वल टू ए बनता है। नेक्स्ट, चक्रधर यहाँ कौन सा समास है? कर्मधारय, अव्ययी भाव, बहुब्री, द्वंद्व। चक्रधर यानी कि चक्र को पकड़ने वाला। इसमें ना पहला पद प्रधान हो रहा है ना ही दूसरा पद प्रधान हो रहा है, यह किसी तीसरे की ओर इंगित कर रहा है। चक्र को पकड़ने वाला यानी श्री कृष्ण को कहा जाता है, इसीलिए तीसरा पद विशेष होने के कारण ऑप्शन सी बहुब्री समास होगा। नेक्स्ट, गलत का विलोम शब्द। सही, झूठा, भूल, अगलत। तो इसका सही उत्तर है गलत का विलोम शब्द सही। सब जानते ही हैं तो इसीलिए इसका ऑप्शन है सही। नेक्स्ट, इनमें से है किसका प्रतिशब्द है? यानी कि उसी का ही और एक मीनिंग वाला शब्द है यानी घोड़ा होता है। तो यहाँ पर बाजी जो लिखा हुआ है वो गलत है, इसका होगा घोड़ा। तो है का प्रतिशब्द है घोड़ा। नेक्स्ट, इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द छांटिए। अहोरात्र, अहरात्र, अहोरात्रि, अहोरात्र। तो इसमें जो सही वर्तनी वाला शब्द है वो है ऑप्शन ए, अहोरात्र। अहोरात्र यानी कि हमेशा या फिर नित्य या फिर सदा। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, अहोरात्र। नेक्स्ट, इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द छांटिए। इसमें भी हमें सही शब्द ही छांटना है, तो इसका है ऑप्शन डी, शशि भूषण। शशि भूषण हमारा सही शब्द है। नेक्स्ट, ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग शब्द बताइए। ठाकुराइन, ठकुराइन, ठकुराइन, ठकुराइन। किसी में छोटी ई है, किसी में बड़ी ई है, बस इतना ही डिफरेंस दिया गया है। तो यहाँ पर ठाकुर लिखा गया है तो ठाकुर का ठाकुराइन नहीं होगा,
ठकुराइन, ठो में आकर ठा नहीं होता है, ओनली ठो। तो ठो को में हर्ष कर कू, रो में आकर रा, ई नो, ठकुराइन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ठकुराइन। नेक्स्ट, बुढ़िया का एक वचन रूप लिखिए। बुढ़िया, बूढ़ी, बूढ़ी, बुढ़िया। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, बुढ़िया। बुढ़िया और बुढ़िया, बुढ़िया। नेक्स्ट, तुम ध्यान से सुनो। ध्यान से कौन सा कारक है? कर्म कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक और एक करण कारक। तो यहाँ पर देखो, से का विभक्ति चिन्ह दिया गया है। से का विभक्ति चिन्ह दो में होता है, एक तो अपादान कारक में होता है और दूसरा है करण कारक में। लेकिन अपादान कारक में जहाँ पर अलग होने का अर्थ प्रकट होता है या फिर भय का प्रकट होता है तो उसमें हमारा अपादान कारक होता है, और बाद बाकी जहाँ पर हमारा जुड़ने का हुआ रहता है तो करण कारक का विभक्ति चिन्ह से होता है। तो यहाँ पर दिया गया है हमारा, तुम ध्यान से सुनो, यानी कि ये संबंध के बारे में बताया जा रहा है, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, करण कारक। नेक्स्ट, लड़का बहुत साहसी है, विशेषण छांटिए। इसमें हमें विशेषण बताना है, तो इसमें बहुत हमारा विशेषण है और साहसी हमारा संज्ञा शब्द है या फिर विशेष्य शब्द, दोनों ही हम बोल सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बहुत। नेक्स्ट, दो या दो से अधिक धातु से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो जहां पर दो या दो से अधिक धातु का प्रयोग किया जाता है उसे संयुक्त क्रिया कहा जाता है। जैसे गिर जाना, गिर जाना में जो धातु है वो है, एक गिर है, दूसरा जा है। तो दो धातुओं से मिलकर जो क्रिया बनता है उसे संयुक्त क्रिया कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संयुक्त क्रिया। नेक्स्ट, मैं भात खाऊंगा कौन सा काल में है? ये सिंपल सा है, मैं भात खाऊंगा, ये हमारा भविष्य काल में है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भविष्य काल। नेक्स्ट, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? सार्थक यानी कि मीनिंगफुल शब्दों के व्यवस्थित रूप को या उनके समूह को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वाक्य कहा जाता है। और वर्णों के व्यवस्थित समूह को शब्द कहा जाता है, शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहा जाता है। नेक्स्ट, इनमें से विधानात्मक वाक्य छांटिए। वह एक अध्यापक है, आप ज्यादा ना बोलें, इसमें है नहीं होगा। शेर कहाँ रहता है? शायद आज बारिश होगी। तो यहाँ पर विधानात्मक वाक्य में हम देखेंगे जिससे किसी कार्य के होने की सूचना मिले उसे विधानात्मक वाक्य कहा जाता है, या फिर वाक्य से क्रिया या कार्य के होने का भाव प्रकट हो। तो इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वह एक अध्यापक है। आप ज्यादा ना बोले, इसमें नकारात्मक या ना दिया गया है, इसीलिए इसमें मना किया जा रहा है, यानी कि ये निषेधात्मक है। नेक्स्ट, शेर कहाँ रहता है, इसमें कोई प्रश्न किया जा रहा है, इसीलिए ये प्रश्नवाचक वाक्य है। नेक्स्ट, शायद आज बारिश होगी, इसमें हमें संदेह का अंदेशा हो रहा है, इसीलिए ये संदेहवाचक वाक्य है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वह एक अध्यापक है। नेक्स्ट, दौड़ धूप करना, इस मुहावरे का अर्थ छांटिए। दौड़ धूप करना मुहावरे का अर्थ है बड़ी कोशिश करना, यानी ऑप्शन सी, बड़ी कोशिश करना। नेक्स्ट, न कारण होगा ना कार्य होगा, इस अर्थ को समझाने वाला कहावत छांटिए। तो यहाँ पर हमें एक कहावत छांटना है, उससे रिलेटेड ना कारण होगा ना ही कार्य होगा। तो इसका जो ऑप्शन है, ना रहेगा घर ना रहेगा मानुष, चिराग तले अंधेरा। नेक्स्ट, न रहेगा लोग न चलेगा काज, न रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो इसका सही उत्तर है ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। नेक्स्ट, लेखन अभ्यास के लिए इनमें से कौन सा ज्ञान अनिवार्य है?
कोई भी लेखन कार्य करने के लिए कौन सा ज्ञान अनिवार्य होगा या जरूरी है? श्रावण, बी श्रावण भाषण, सी श्रावण भाषण पठन और डी पठन। तो यहाँ हमें लेखन अभ्यास के लिए ये तीनों ही चीज जरूरी है। श्रवण भी जरूरी है, भाषण भी जरूरी है और पठन भी जरूरी है। तो इसीलिए इसका सही उत्तर है श्रवण भाषण पठन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, गद्य पाठ विधि के कितने उद्देश्य होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो गद्य पाठ विधि के 2 उद्देश्य होते हैं, एक सामान्य उद्देश्य होता है और एक है विशिष्ट उद्देश्य। तो उसके 2 उद्देश्य होते हैं, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट, व्याकरणानुवाद पद्धति का प्रवर्तक कौन है? ए हर्बर्ट, बी भंडारकर, सी जोसफेल्डर, डी एरिकिक रिकेस। तो इसका सही उत्तर है भंडारकर। जो व्याकरणानुवाद पद्धति का प्रवर्तक है उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भंडारकर। नेक्स्ट, अनुवन पद्धति में डैश है, पद्य पढ़ाया जाता है, गद्य पढ़ाया जाता है, व्याकरण पढ़ाया जाता है, नाटक पढ़ाया जाता है। इसमें अनुवन विधि में हमारा पद्य पढ़ाया जाता है, यानी लय के साथ तालमेल के साथ पढ़ाया जाता है, अच्छे से रस ले लेके पढ़ाया जाता है। तो इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पद्य विधि या पद्य पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, छंद अलंकार रस आदि का ज्ञान कौन सा पाठ में होता है? व्याकरण पाठ में, नाटक पाठ में, गद्य पाठ में, पद्य पाठ में। जैसे कि हम सब जानते हैं छंद अलंकार रस आदि का जो समावेश होता है वो हमारा पद्य में होता है, पद्य पाठ में होता है। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पद्य पाठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, पद्य पाठ के मूल्यांकनात्मक प्रश्न किस पर आधारित होता है? केंद्रीय भावों पर, सामान्य उद्देश्य पर, विशिष्ट उद्देश्य पर, इनमें से कोई नहीं। जो हम मूल्यांकन के प्रश्न करते हैं बच्चों से वो टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन होता है, वो टॉपिक रिलेटेड प्रश्न होते हैं। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विशिष्ट उद्देश्य। नेक्स्ट, ओ के साथ ई मिलकर ए होता है और उसके बाद नर प्लस इंद्र इजकल टू नरेंद्र, यह कहना डैश विधि। ए निगमन, बी आगमन, सी अन्वय, डी प्रत्यक्ष। तो ये विधि जो है उस विधि को हम निगमन विधि कहते हैं। पहले परिभाषा दिया जा रहा है, उसका नियम बताया जा रहा है, उसके बाद एग्जाम्पल दिया जा रहा है, तो इसको निगमन विधि कहते हैं। और उसके उल्टा ठीक आगमन विधि में पहले उदाहरण दिया जाता है, उसके बाद परिभाषा दिया जाता है। तो इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए निगमन। नेक्स्ट, व्याकरण पाठ के बाद मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है? परीक्षण द्वारा, अभ्यास द्वारा, प्रश्नों के माध्यम से, इनमें से सब। तो यहाँ भी हमारा ऑप्शन में इनमें से सब है। और व्याकरण पढ़ाने के बाद इन सारे ही तरीकों से हम बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं। परीक्षण के द्वारा भी हम कर सकते हैं, अभ्यास के द्वारा भी कर सकते हैं और प्रश्नों के माध्यम से भी हम व्याकरण का मूल्यांकन कर सकते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से सब। नेक्स्ट, कैसे व्याकरण पाठ का स्पष्टीकरण होता है? कंठस्थीकरण के द्वारा, प्रश्नों के द्वारा, उत्तर के द्वारा, बारंबार अभ्यास के द्वारा। व्याकरण पाठ को हमें अच्छे से अभ्यास करने के लिए उसे बारंबार अभ्यास करना पड़ेगा। उसे हम जितना ज़्यादा हम प्रयोग करेंगे उतना ही हमारा व्याकरण पाठ सुदृढ़ होगा। तो इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बारंबार अभ्यास के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 50, कौन महाराष्ट्र की कुलदेवी है? कात्यायनी, मातंगिनी, कननदुर्गा, भवानी। लक्ष्मीबाई की आराध्य देवी जो थी वो भवानी थी और पूरे महाराष्ट्र की भी कुलदेवी भवानी थी और लक्ष्मीबाई की भी कुलदेवी भवानी थी। तो इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी भवानी। धन्यवाद।